मेरे साथ वारिस पठान साहब है। वारिस जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव में बुलाने के लिए, अपनी बात रखने का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेली शाम को आप अपनी बात रखते हैं और लोगों तक वो बातें पहुंचती भी है। महाराष्ट्र का चुनाव कैसा चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव घोषित हो गए, आचार संहिता लगी हुई है, 20 तारीख को पोलिंग है, 23 को रिजल्ट आने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोरों के साथ उतरी हुई है और लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमको यकीन है कि लोग हमको मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेंगे और इस मरतबा हमको अच्छे खासे वोट मिलेंगे और हमारे लोग जीत के जाएंगे असेंबली में और पिछड़ा वर्ग, दलित, मुसलमान भाई सबकी आवाज उठाएंगे। सरकार बनवाएंगे या बनाएंगे? देखिए, अब सरकार तो जिस बनाता है बनाए, हम तो हिस्सा तो समाज के लिए, लोगों के लिए, लोगों के काम करने में हम यकीन मानते हैं। सरकार किसकी भी बने, हम लड़ेंगे। आप देखिए, हम तो दोनों भी हिस्सा नहीं है ना। एक तरफ हमारे सामने महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की सरकार। हमने तो महाविकास को लेटर भी लिखा था कि हमको साथ में लोग मिलकर हराएंगे बीजेपी को। अगर आपकी भी मंशा बीजेपी को हरानी है तो हमारी तो एक ही मंशा है, हमको तो बीजेपी को हराना है और हमको इंश्योर करना है कि फडणवीस, शिंदे साहब, अजीत पवार लोग की सरकार फिर ना बने। तो हम तो पूरी तरह लड़ रहे हैं। इनको लेटर लिखा था हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने भी, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया इनका। तो अब ठीक है, हम तो लड़ेंगे। क्या होता है, लड़ने के बाद में फिर बोलेंगे ए टीम है, बी टीम है, तो पब्लिक के सामने एक्सपोज हो चुका है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा में भी चुनाव हुआ ना, हरियाणा के चुनाव में ना असद भाई का ऊपर से हेलीकॉप्टर भी नहीं गुजरा वहां से, ना वारिस पठान हरियाणा के किसी बॉर्डर पे गया, ना स्टेशन पे गया, कहीं हम नहीं गए, कोई प्रेजेंस नहीं था, फिर भी हार गए लोग। अब किस पे टिकड़ा फोड़ेंगे? इसलिए आपको जनता के मैंडेट को स्वीकारना चाहिए और खुद में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। आप में कहाँ खामी है, दूसरे पे फोड़ के फायदा नहीं है। आपने कहा कि ए पार्टी का आरोप लगाते हैं, बी पार्टी का आरोप लगाते हैं, लेकिन बावजूद आपने लेटर लिखा। देखिए, क्या बात है कि हराना है बीजेपी को, फिर ऐसा न होगा नहीं आप तो ये कर दिए, तो इसलिए 7 मिनट मिलकर लड़िए। मगर आपका एरोगेंस देखिए, आप तो किसी को रिप्लाई नहीं दिया आपने अभी तक। तो हम तो लड़ेंगे ना, हमने कहा था हम तो लड़ने वाले। देखिए, पॉलिटिकल जमात है, यहाँ कोई गोटी खेलने के लिए तो हम नहीं आए हैं, पतंग उड़ाने तो नहीं आए हैं हम लोग। सियासत में हिस्सा लेना डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, संविधानिक अधिकार है। और ये देखिए, आप लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ, 48 महाराष्ट्र में सीटें थी, ये महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 18 एमएलसी की थी, एक को भी नहीं दिया। हम नहीं लड़े, मुख्तलिफ जगहों पे लड़े तो चले, और क्या हो, अभी भी आप नहीं देंगे तो मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा होगा? अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा, आप उसके लिए आवाज नहीं उठाओगे, जो उनके हक की बात आ जाती है आपके मुंह में दही जम जाता है, उनका लिंचिंग हो जाता है आपके मुंह में दही जम जाता है। और मुसलमान के लिए सबसे बड़ी कोई चीज अगर है तो हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। ये खामोश बैठते, कोई नहीं करता, मगर मजलिस तो उतरती है रास्ते पे। ये तो है ना। देखिए, जो रामगिरी ने बोला, उससे देश दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिलों को चोट पहुंची, पूरी तरह से ठेस पहुंचाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुजूर की सदके तुफैल में पूरी कायनात को बना दिया है। एक मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, अपने हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सरकार तो उसको सपोर्ट कर रही थी। शिंदे साहब ने तो बोला रामगिरी का बाल बाका नहीं होने देंगे। हम उतरे रस्तों पे, हमने प्रोटेस्ट किया संवैधानिक तौर से, आवाज बुलंद की, हमने कहा अरेस्ट करो इनको। मगर ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी थी, कहां थी सब? जो चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म बनते हैं, मुसलमानों के नेता बनने का दावे ठोकते रहते हैं, कहां थे ये? 90% आपको मुसलमान का वोट चाहिए, मगर उनके लिए जब बात करने का है तो आप खामोश बैठ के रख जाते हो। तो मगर मुसलमान जाग गया है, समझ गया है कौन अपना कौन पराया। दूसरी जगह आपको और एक बात बता रहा हूं, ये महाविकास आघाड़ी का हिस्सा था उद्धव ठाकरे। अभी लोकसभा का जो चुनाव गया, यकीन मानिए मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए इनको, वोट लिया मुसलमानों का। 9 सांसद इनके चुन के आए महाराष्ट्र में। लेकिन जब वक्फ बिल 2024 पेश हुआ सदन में, सब ऑब्जेक्शन ले रहे थे उस पर, जो वहां मौजूद थे। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सब ऑब्जेक्शन लिए, सब ऑब्जेक्शन ले रहे थे। लेकिन उस दिन जब मुसलमानों के हक की बात आ गई, हमारी मस्जिदों की, मदरसों की, हमारे यतीम खानों की, हमारी दरगाहों की बात आ गई, तब ये 9 के 9 सांसद उद्धव ठाकरे के गायब हो गए थे। कहां गए थे? चाय पीने गए थे, घूमने गए थे, क्यों नहीं ठहरे वहां? तो क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट लेने के लिए रखा है क्या आपने? तो सारी चीजें ध्यान में। अब मुसलमान समझदार हो चुका है और यकीन है हमारे साथ आएगा। वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में गूंजेगा। देखिए, वक्फ की जमीन है ना, उस पर हमारे
यतीमों का, मजलूमों का, बेवाओं का अधिकार है, वो हमारे मस्जिद है, वहां पर मदारिसे हैं, वहां पर कब्रस्तान है। और ये वक्फ हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है जमीन, सवाब की नीयत से, उसी पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब अगर सरकार, बीजेपी और आरएसएस की नीयत में खोट है, उनकी नीयत ये है कि मुसलमानों की वक्फ की जो जायदाद है, जो जमीन है, उसको हड़प कर ले, इसलिए इस तरह के भलते भलते अमेंडमेंट ला रहे हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब ये अमेंडमेंट की बात किया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड निकाला कि जिसको ऑब्जेक्शन है अपना ऑब्जेक्शन दायर करिए 15 दिन में। करोड़ों के हिसाब से ऑब्जेक्शन चले गए। करोड़ों लोग ने कहा कि नहीं, आप इस तरह का अमेंडमेंट नहीं ला सकते, फिलहाल वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है जो देख सकता है सब कुछ। दूसरी जगह के ऊपर आप देखिए, वक्फ के अमेंडमेंट की वजह से जो ये बीजेपी ला रही है उससे क्या फायदा? अब मुस्लिम हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो है उसके अंदर किसी मुसलमान को आपने डाला क्या? यहां पे क्यों इंटरफेयर आपको करना है? तो जितने भी अमेंडमेंट्स है हम पूरी तरह हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब जेपीसी बनी है, जेपीसी की मीटिंगें चल रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मीटिंग चल रही है, तो हमारे सदर भी वहां पे मेंबर है, बात कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस जाएगा। जिस तरह सरकार ने फार्मर बिल के टाइम भी यू टर्न मारा था, इसको मारना पड़ेगा क्योंकि टोटल असंवैधानिक है, वायलेशन है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 25, 26, 29 संविधान का आर्टिकल आप पढ़ लो, उसका वायलेशन है। ये हड़प करने की जो नीयत है ना सरकार की, वो पब्लिक जान गई है पूरी तरह। लेकिन आपके सामने ये प्रतिनिधि जो है आपका, वो आरोप लगाते हैं इस तरह का कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन उनकी है। जो प्रोसेस था ना, सवाल उस पर है। तो आप इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे तो सामने से उस तरह के जवाब भी आएंगे, तब कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, सवाल है तो जवाब मिलेगा। अभी किसी ने सवाल किया है तो कुछ सोच के किया होगा। और यकीनन बात है, अगर पार्लियामेंट की जगह भी अजमल साहब ने कहा तो जो भी है इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और अगर वक्फ की है तो वापिस दो, हमारे अधिकार की जमीन है। अगर है तो मैंने उस पर स्टडी नहीं किया है, मेरे पास इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं है। अगर इंक्वायरी करेंगे और पता चलेगा तो आपको देना पड़ेगा। वक्फ की जमीन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप उसका चेंज नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार किस हिसाब से बोल रही है कि हम वक्फ के अंदर संशोधन लाएंगे, तो गलत है सरकार की नीयत और नीति। महाराष्ट्र के चुनावों में आपकी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? अभी फिलहाल तो देखो, हमने 1 महीने पहले ही 5 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है। शोलापुर किया है, औरंगाबाद किया है, हमने मुंबई की किया है, फिर हमने मालेगांव जहां हमारे सिटिंग एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब धुलिया, जहां हमारा सिटिंग एमएलए फारूक साहब, वहां पे अनाउंस कर दिया है। और आगे की भी जो भी सीटें अनाउंसमेंट होगी, अभी 1-2 दिन तो बचा है, 29 को तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो इंशाल्लाह अनाउंस होगा और अच्छी लिस्ट होगा, आपको पता चल जाएगा जब अनाउंस करेंगे। भारी सीटें होगी। अबकी बार जो मुख्यमंत्री है वो बिना एआईएम के पार्टी के बगैर के नहीं बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं? जनता डिसाइड करेगी। जनता जिसको सपोर्ट करेगी, जनता जिसको मोहब्बत से नवाजेगी, जिसको दुआओं से नवाजेगी, जिसको वोटों से नवाजेगी, इंशाल्लाह ताला उसका बोलबाला रहेगा। तो हमको यकीन है हमारे साथ जनता है इस मर्तबा, क्योंकि जनता ने सबको आजमा लिया। अब एक बार हमको भी आजमा के देख लो। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल आपसे सवाल है। आप बोलते हैं चुनाव से पहले नेता जो आते हैं वो सब कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर जवाब नहीं आते हैं तो फिर ईवीएम पे दोष मढ़ा जाता है। क्या 23 तारीख के बाद आपकी पार्टी ईवीएम पे दोष मढ़ेगी? देखिए, हम लोग ने कभी कहा हम तो जनता पे छोड़ते हैं। ये लोग बोलते हैं, अभी मेरे को उसके अंदर नहीं घुसना, बीच के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। वोट गिरे है, जनता है, डिसाइड करती है। लेकिन आप इस तरह जनता के वोटर्स का इंसल्ट मैं नहीं करता कभी भी। वोटर है और 5 साल इतने सालों से सत्ता में रह गए, तो जनता ने देखा ना कौन किसके लिए आवाज उठाया, किसने किसके वोट को इस्तेमाल किया सिर्फ खुद की जाति मफाद के लिए। तो हम लोग तो अपना, तो हमारा तो लोगो है, अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी। हम काम के लिए माने जाते। और अब देखा हैदराबाद में असद भाई कितनी मार्जिन के साथ जीत के आए, इतना उनके खिलाफ खड़े हो गए मगर जीतते। तो ये लोगों का समर्थन है, लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है। काम को देख के वोट दिया है लोगों ने। उनकी हम बुलंद आवाज है, हक इंसाफ की बुलंद आवाज है। ये हम मजलूमों की, दलित भाइयों की, सिखों की, क्रिश्चियनिटी, जितनी माइनॉरिटी है जिन पे जुल्म हो रहा है, सबकी अगर बुलंद आवाज आज पूरे देश में गूंजती है, पार्लियामेंट से लेकर सड़कों पे, सड़कों से लेकर टीवी पर, हर जगह तो एक ही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो यकीनन बात है कि जो इंसान है, वोटर है, आएगा हमारे साथ। पिछड़ों की, दलितों की बात तो की, लेकिन अगड़े कहां जाएंगे? उनकी पार्टी है आपकी? देखिए, हमारी पार्टी में सब है। ये जो बोलना कि हम सिर्फ मुसलमानों को टिकट देते हैं, गलत है। अभी यूपी के भी उपचुनाव में मजलिस ने दिया है, हमारे यहाँ पे दलित भाइयों को हम टिकट देते हैं, हर तरफ।
मगर क्या होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता, खुद में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, खुद की खामी नहीं ढूंढते, तो सबसे बेस्ट क्या है, सॉफ्ट टारगेट मजलिस पे डाल दो, ये इसको बना दो, बी टीम डी टीम सी टीम सब बना दो, इन पे इल्जाम ढकेल दो। गलत है, अब जनता समझ गई है, अब बेवकूफ नहीं बनने वाली है तुम्हारी बातों पे। तुमने अगर काम किया होता, तुमने बराबर किया होता, तो बीजेपी सरकार सत्ता में आती ही नहीं ना, हमको क्यों दोषी ठहरा रहे हो, तुम्हारी मिस्टेक है।